नमस्कार साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग यानी कि क्लीन एंड ग्रीन स्कूल रेटिंग के बारे में, जो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। ये भारत के हर एक विद्यालय को, चाहे वो किसी भी स्टेट गवर्नमेंट से हो, सीबीएसई से हो, प्राइवेट से हो, मतलब सभी को इसमें कहीं ना कहीं भाग लेना है। तो आज हम लोग इसके बारे में जानने वाले हैं कि इसका स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होता है स्कूल के लिए, जिसमें स्कूल इसको रजिस्टर कर सकता है। सबसे पहले थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली एसएचबीआर है क्या। तो देखिए यहाँ पे ऊपर में हमारे पास कुछ टैब्स है। इसमें एक टैब है अबाउट एसएचबीआर। जब आप इस पे जाएंगे तो यहाँ पे इसकी सारी जानकारी आपको दी जाएगी कि ये एक स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग है, जो क्या करेगा, एक रेडी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको इंग्लिश में दिक्कत है तो आप यहाँ से इसको चेंज करके हिंदी में भी लेके आ सकते हैं। यहाँ आप देख पाएंगे कि स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत परिकल्पित जल, स्वच्छता, संसाधन संरक्षण सहित पर्यावरण जागरूकता के साथ छात्रों के बीच प्रासंगिक मौलिक कर्तव्यों को विकसित करने के लिए एक कौशल तैयार कर रहा है। इसके जो पैकेज है उसके अंदर आपका पानी, शौचालय, साबुन से हाथ धोना, परिचालन, रखरखाव, व्यवहार, परिवर्तन और क्षमता निर्माण, मिशन लाइफ जैसी गतिविधियां शामिल है। इसके मुख्य कार्य है आईसीटी उपकरणों का उपयोग करके प्रभावी निगरानी, व्यवहार परिवर्तन, संचार और साझेदारी बनाना। तो कुल मिला के एनईपी 2020 के अंतर्गत ये केंद्र सरकार के एक बहुत ही अच्छा सर्वे स्कीम है, जिसके अंदर उन्होंने कुछ सर्वे करा रही है और उसमें आपको विद्यालय की जिसके आधार पर रेटिंग की जाएगी। तो इसमें जरूर भागीदारी करिए। तो चलिए हम लोग बिना समय गवाए सीधे चलते हैं और देखते हैं कि इसका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या होने वाला है। आपके राइट साइड में एक टैब दिख रहा है लॉगिन या साइन अप, तो आप इस पे पहले क्लिक करें। देखिए क्लिक करने के बाद ये इंटरफेस आता है, जिसके अंदर क्लियर लिख दिया गया है कि एसएचबीआर 2025-26 में आपका स्वागत है। एक स्वच्छ और हरित स्कूल की यात्रा यहीं से शुरू होती है। इसके अंदर देखिए अगर आपने साइन इन किया होगा तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली स्कूल उपयोगकर्ता करके यहाँ पे हम लॉग इन करेंगे। अगर सबसे पहले अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो हमें यहाँ पे देखिए एक टैब दिख रहा है साइन अप करने का, आपको इस पे क्लिक करना है। देखिए साइन अप करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या डालना है, यूडाइस कोड। आपका जो 11 डिजिट्स का यूडाइस कोड है वो आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा कोड है, उसको डाल देना है। ठीक है, तो यूडाइस कोड डालते, जैसे मैं आपको डाल के इसको जारी रखिए। देखिए यहाँ पे लिख दिया, यह यूडाइस कोड पहले से पंजीकृत है, कृपया साइन इन करके खाते का उपयोग करें। क्योंकि मैंने अपना स्कूल रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, अगर आपका रजिस्टर नहीं होगा तो आप जैसे ही कैप्चा करेंगे ये लॉगिन करने के लिए एक मोबाइल नंबर का ऑप्शन देगा। यहाँ पे आपको वही मोबाइल नंबर डालना है जो मोबाइल नंबर आपका यूडाइस से पंजीकृत है। अगर आप कोई और नंबर डालेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा, तो आपको नया मोबाइल नंबर डाल के ही रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, और फिर करेंगे तो फिर आपको नेक्स्ट स्टेप में लेके आ जाएगा। उसके बाद मैं आपको सीधा साइन इन करने के बाद का स्टेप दिखाऊं। देखिए यहाँ पे साइन इन करने के बाद हमारा यूडाइस कोड है जो हमने डाला, और यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे साइन इन करने के बाद सबसे पहले हमें विद्यालय प्रोफाइल पूरा करना होता है। मैंने किया हुआ है, लेकिन मैं आपको वापस दिखाता हूँ कि हम विद्यालय का प्रोफाइल कैसे पूरा करेंगे। देखिए प्रोफाइल के अंदर सबसे पहले आपको फर्स्ट स्टेप में स्कूल का प्रोफाइल पूरा करना है। इसके अंदर आपको क्या, देखिए विद्यालय में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या, इसमें लड़कों की संख्या कुल कितनी है, लड़कियों की कुल कितनी संख्या, ये आपको फिल कर देना है। इसके बाद विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की संख्या कितनी है, ये आपको लड़के और लड़कियों की यहाँ पे सेपरेट करके फिल करनी है। आपके स्कूल के अंदर शिक्षकों एवं कर्मचारियों की संख्या कितनी है, उनकी कुल संख्या यहाँ पे आपको प्रवेश कर देनी है। इसके बाद विद्यालय में कुल जल स्रोत कितने हैं उसकी संख्या आपको डाल देनी है। विद्यालय में शौचालयों की कुल संख्या लड़कों के लिए अलग और लड़कियों के लिए अलग, इसकी संख्या अंकित करनी है। विद्यालय में मूत्रालय यानी कि यूरिनल्स की कुल संख्या कितनी है लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए, इसकी भी संख्या अंकित कर देनी है। इसके बाद का सवाल है कि क्या विद्यालय में पेयजल स्थल के पास अपशिष्ट जल यानी कि ग्रे वाटर के सुरक्षित निष्पादन की कोई क्रियाशील प्रणाली उपलब्ध है, निम्न में से एक सर्वोत्तम। यानी कि अगर इस यहाँ पे देखिए जब इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे 5 ऑप्शन दिए गए हैं। कोई सुरक्षित निष्पादन व्यवस्था नहीं है, क्रियाशील सोख्ता गड्ढे में निष्पादन होता है, रसोई बगीचा में उपयोग करते हैं, सुरक्षित निष्पादन हेतु किसी नाली जाने जल से जुड़ा हुआ है और पुनः उपयोग के लिए उपचारित है। तो आपके पास जो ऑप्शन होगा है ना, इसके अंदर जो भी होगा आप वो उसको चूज कर सकते हो।
सेम है। दूसरा ऑप्शन है कि क्या विद्यालय में हाथ धोने के स्थान के पास अपशिष्ट जल के निष्पादन की कोई क्रियाशील प्रणाली उपलब्ध है, निम्न में से एक सर्वोत्तम विकल्प का चयन करें। यहाँ पे भी आपके पास 5 सेल है, तो आपके पास जो भी ऑप्शन हो, अगर आप रसोई में किचन में उपयोग करते हो या सिफ्ता गड्ढे में निष्पादन करते हो, तो अपने हिसाब से चूज करेंगे और इसको सहेज के आगे बढ़ेंगे। देखिए, इसके बाद इसका सेकेंड स्टेप है स्कूल प्रोफाइल पूरा करने का। क्या विद्यालय को एसबीपी में 2016-17, एसबीपी 2017-18 और 2020-21 के अंदर विभिन्न स्तरों पर सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है? अगर आपके विद्यालय को प्राप्त हुआ होगा तो आप हाँ लगाएंगे, मेरे विद्यालय को प्राप्त नहीं हुआ तो मैं ना करके, और आप इससे पीछे भी जा सकते हैं। यहाँ पे आपको आगे बढ़ना है तो सहेजे और आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए क्या है कि थर्ड स्टेप है ये कि क्या विद्यालय ने स्वच्छता कार्य योजना विकसित की है और उसे लागू किया है? हाँ नहीं। अगर आपका हाँ है तो हाँ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद है क्या विद्यालय को जल स्वच्छता व्यवहार यानी कि वर्ष को बनाए रखने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया की आवश्यकता की जानकारी है? अगर आपको ज्यादा जानकारी लेनी तो आप यहाँ पे लेकर क्लिक कर सकते हैं कि ये क्या पूछा जा रहा है। ऑब्वियसली यहाँ पे हाँ लिखना है और फिर आगे में जाना है। इसके बाद देखिए हमारा विद्यालय प्रोफाइल वहां पे पूरा हो गया, ठीक है। तो विद्यालय प्रोफाइल पूरा करने के बाद यहाँ पे हमारे पास आता है श्रेणी, सर्वेक्षण श्रेणियां। इन तीनों स्टेप को पूरा करने के बाद आपका फाइनल सर्वेक्षण श्रेणियां आएगी। देखिए एक सर्वे है जिसके अंदर देखिए यहाँ पे 6 सर्वे दिए गए हैं। सबसे पहला सर्वे है जल, उसके बाद क्या है शौचालय, उसके बाद है देखिए आपका साबुन से हाथ धोना, उसके बाद है संचालन एवं रख रखाव, अगला है व्यवहार परिवर्तन एवं क्षमता निर्माण, और उसके बाद है मिशन लाइफ गतिविधियां। यहाँ पे देखिए सब जगह लिख रहा है शुरू नहीं हुआ, क्योंकि जब तक आप सारा सर्वे पूरा नहीं करोगे ये पूरा नहीं होगा। इसके बाद देखिए इसके बगल में एक टैब है फोटो अपलोड करें। मैं आपको ये भी बता दूं कि इसके अंदर हमें कौन कौन से फोटो अपलोड करने पड़ेंगे, ताकि जब इसको आप पूरा करना हो तो पहले से आप उस फोटो को सहेज करके रखें। ठीक है, सबसे पहला जो फोटो है आपका है स्कूल और परिसर का सामने का दृश्य अपलोड करना है, यानी कि आप उसको पहले से खींच के रखिए, है ना, आपका स्कूल और परिसर जिसमें सामने से। इसके अलावा आपके पास जितने भी मुख्य जल का स्रोत है उसका फोटो चाहिए। आप इसको काइंडली नोट डाउन करके फोटो पहले से आप लोग सबमिट करेंगे ताकि आप इसको सबमिट कर सके। इसके बाद है वर्षा जल संचयन संग्रहण का फोटो, उसका अपलोड करना है। स्कूल का यार्ड या परिसर की समग्र स्वच्छता, यानी कि पूरे स्कूल का आपका जो परिसर है वो साफ सुथरा दिखे, उसका फोटो। लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग कार्यशील शौचालय की फोटो अपलोड करनी है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जो CWSN होते हैं उनके लिए अगर कार्यशील शौचालय अलग से बना है तो उसकी फोटो अपलोड करिए। कचरा निपटान व्यवस्था या तंत्र का फोटो डालना है। स्कूल में पोषण बगीचा, रसोई बगीचा, औषधीय बगीचा अगर आपने कोई लगाया हुआ है, डेवलप किया हुआ है तो उसका फोटो डाल सकते हैं। इसके अलावा मासिक धर्म अपशिष्ट के निपटाने के लिए इंसिनेटर या दफनाने की प्रणाली आपके यहाँ क्या है उसको अपलोड करना है। शौचालय के बाद और PM पोषण या दोपहर के भोजन से पहले जो साबुन से हाथ धोने की सुविधा होती है, प्रत्येक का एक फोटो अपलोड करना है यहाँ पे। इसके बाद आपका है कि जल गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट यहाँ पे अपलोड करना है। नेक्स्ट है शिक्षक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र दस्तावेज, ये अपलोड करना है। और लास्टली कार्यशील सोलर पैनल सिस्टम फोटो अगर आपके यहाँ लगा हुआ है सोलर पैनल तो उसका फोटो अपलोड कर सकते हैं। फिर 14 और 15 अभी यहाँ पे एक्टिव नहीं है टैब्स, जो इको लाइफ मिशन के तहत है। ठीक है, तो पहले आपको ये सारे फोटो, तो इतने श्रेणी में आपको फोटो अपलोड करना है। ठीक है, उसके बाद फिर अंतिम पूर्वावलोकन होगा, लेकिन उससे पहले आपको कहीं ना कहीं सर्वेक्षण श्रेणियां में ये सारे सर्वेज पूरे करने हैं। ठीक है, तो एक एक करके आपको सारा सर्वे पूरा करना होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले ये हमारा सर्वे है जिसके अंदर 9 सवाल है यहाँ पे, तो जल वाला सर्वे हम लोग करके देखते हैं। देखिए इसके अंदर 9 सवाल है। सबसे पहला क्या है कि विद्यालय परिसर में पेयजल का मुख्य स्रोत कौन सा है? विद्यालय परिसर में कोई पेयजल स्रोत उपलब्ध नहीं है, यानी कि छात्र घर से पानी लेते हैं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। इसके अलावा असुरक्षित स्रोत है, क्या असुरक्षित कुआं, झरना, ऐसा कुछ है वहां पे? क्योंकि कई सारे, ये सिर्फ आपके स्कूल के लिए नहीं, पूरे भारत के लिए, तो पहाड़ी रीजन हो सकते हैं, हर जगह पे कहीं ना कहीं बहुत सारे स्कूल है जहां अभी भी दिखते हैं। इसके अलावा सुरक्षित स्रोत है, आपके पास हैंडपंप है, बोरवेल है, सुरक्षित कुआं है और नल दला जलापूर्ति होती है। तो इस चारों में आपका कौन सा ऑप्शन बेटर है, आप इस पर टिक लगा सकते हैं। ठीक है, यानी कि हैंडपंप, कुआं, जल संग्रहण, वितरित जल है, या फिर आप नल द्वारा जलापूर्ति होती है, तो इसको फिर आप सहेज कर सकते हैं। इसके बाद देखिए फिर अगला चरण पे आप जाएंगे। इसके बाद देखिए हमारा दूसरा सवाल है, क्या यह जल आपूर्ति स्रोत वर्ष भर प्रत्येक दिन सभी विद्यार्थियों के लिए पर्याप्त पेयजल आवश्यक विद्यालय में प्रति छात्र से 1.5 लीटर आवश्यक विद्यालय में 5 लीटर प्रदान करता है, हाँ या नहीं? अगर आपके अंदर नहीं और हाँ है तो उसके हिसाब से आप टिक लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड, अधिकांश छात्र पेयजल को किस प्रकार संग्रहित उपयोग करते हैं? पेयजल के भंडारण की कोई व्यवस्था नहीं है, केवल कंटेनर या सुराही में, ढक्कन और कलछी या सुराही में, नल लगे जल भंडारण टैंक में।
तो आप इसके उपयुक्त आंसर्स देख लीजिएगा कि कहाँ होता है। ठीक है, तो हम नल लगे जल भंडारण टैंक में समझते हैं इसको। चौथा नंबर सवाल है कि क्या पेयजल को नियमित रूप से उपचारित किया जाता है ताकि वह सुरक्षित रूप से पूर्ण हो सके। यहाँ पे है कोई उपचार नहीं, निष्पंदन द्वारा कीटाणुनाशन, उबालना, क्लोरीन मिलाना, ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरीनीकरण या उन्नत जल उपकरण जैसे आरओ, यूपी फिल्ट्रेशन। तो आपके यहाँ कौन सी व्यवस्था है वो आप लोग अपने हिसाब से टिक आउट कर लेंगे यहाँ पे। इसके बाद हमारा पांचवा सवाल है कि क्या पेयजल की गुणवत्ता का परीक्षण किसी अधिकृत प्रयोगशाला से कराया गया है, कृपया नवीनतम परीक्षण की। तो ये देखिएगा यहाँ पे चूंकि परीक्षण रिपोर्ट की प्रति संलग्न करना है तो होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई परीक्षण नहीं कराएगा तो यहाँ पे टिक लगा देंगे। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि विद्यालय में कितने पेयशील जल ड्रिंकिंग वाटर पॉइंट्स अवेलेबल है। उत्तर आपको दिखाना है यहाँ पे। तो चलिए हमने यहाँ पे उत्तर डाल दिया है। नेक्स्ट है कि शौचालय में उपयोग के लिए जल का मुख्य स्रोत क्या है। कोई जल आपूर्ति उपलब्ध नहीं है, हैंडपंप, बाल्टी, शौचालय के पास नल, सीमेंट, प्रत्येक शौचालय इकाई के भीतर नल से बहता जल, रनिंग वाटर। ठीक है, तो रनिंग वाटर तो होगा नहीं, तो हम यहाँ पर ड्राफ्ट के रूप में ऑप्शंस लगाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा पीएम पोषण पूर्व में मध्याह्न भोजन, दोपहर भोजन से पहले छात्रों रसोई द्वारा हाथ धोने जल का मुख्य स्रोत क्या है। कोई जल आपूर्ति उपलब्ध नहीं है, हैंडपंप, बाल्टी, ड्रम, हाथ धोने का स्थान और सभी हाथ धोने के बिंदु पर नलों से बहता रनिंग वाटर। तो जो भी आपके यहाँ व्यवस्था है वो आप लोग सहेज देंगे यहाँ पे ना, यहाँ पे ड्राफ्ट का तो सहेज देना है। और फिर यहाँ पे अंतिम सवाल है इस श्रेणी का कि क्या विद्यालय में वर्षा जल संचयन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की कोई क्रियाशील उपलब्ध है। तो अगर आपके अंदर स्कूल में आपके परिसर के अंदर रेन वाटर हार्वेस्टिंग होगा तो भी यहाँ देंगे, अदरवाइज आप नहीं पे टिक करके और यहाँ पे ड्राफ्ट सहेजे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे 9 सवाल पूरा कर लिया। फिर हम लोग अगले चरण की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब इस तरीके से हम लोग पिछले डैशबोर्ड पे जाएंगे। देखिए यहाँ पे हमका क्या दिखा रहा है, पूर्ण। उसी तरीके से हमारा सारा सर्वे को हमें पूरा करना है। चलिए हम दूसरे सर्वे की ओर बढ़ते हैं। क्या विद्यालय में लड़के लड़कियों के लिए अलग अलग कार्यशील शौचालय है। ठीक है, इसके अंदर ऑप्शन है विद्यालय में न तो लड़कों के लिए न ही लड़कियों के पास कोई शौचालय उपलब्ध है। यदि शिक्षा उपलब्ध है तो लड़के लड़कियां एक ही शौचालय का उपयोग करते हैं। यदि केवल लड़के या लड़कियां का विद्यालय तो उस पर शौचालय उपलब्ध है। यदि शिक्षा विद्यालय तो लड़के लड़के कम से कम एक अलग अलग शौचालय उपलब्ध है। ठीक है, तो आपके पास जो पर्याप्त ऑप्शन हो आप उसको सहेज देंगे, टिक आउट कर देंगे। अगला क्वेश्चन है विद्यालय में लड़के लड़के के लिए कार्यशील अवस्था में कितनी शौचालय सीटें उपलब्ध है लड़कों के लिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे है कि क्या विद्यालय में विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के लिए सुलभ शौचालय उपलब्ध है। टिप्पणी के अंदर देखिए एक सुलभ शौचालय वह होता है जिसमें रैंप सहारे के लिए हैंडल तथा व्हील चेयर के प्रवेश हेतु चौड़ा दरवाजा हो। इस टाइप के अगर विद्यालय है तो है, नहीं तो फिर आप सीधे नहीं पे करके आप यहाँ पे ड्राफ्ट सहेजे वाले पे क्लिक कर देंगे। आपके विद्यालय में अगर है तो आप उसको जरूर टिक आउट करिए। क्या विद्यालय में विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों के लिए उपयुक्त शौचालय उपलब्ध है। हाँ नहीं, तो ऑब्वियसली हाँ है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद अगला सवाल है कि क्या विद्यालय में शिक्षक कर्मचारी के लिए अलग अलग शौचालय है। तो जी हाँ है, तो इसको भी आप करके इस पे सही टिक लगा दीजिए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि क्या विद्यालय के सभी शौचालयों में ताला लगाने वाले सुरक्षित दरवाजे हैं। यहाँ भी हाँ नहीं में उत्तर देना है आपको। नेक्स्ट है क्या विद्यालय के सभी शौचालय में उचित ऊंचाई पर कपड़े टांगने के हुक लगे हुए हैं। सभी शौचालय में हाँ नहीं, अपने हिसाब से आप इसका उत्तर देंगे। क्या सभी शौचालय में उचित वातावरणीकरण की व्यवस्था है। हाँ या नहीं, मतलब वेंटिलेशन जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो आपके जो शौचालय है उसको देख लेंगे कि उसके हिसाब से पर्याप्त वेंटिलेशन है या नहीं है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे टिक आउट कर देना है। नेक्स्ट है आपका क्या स्कूल में मासिक धर्म के कचरे के निपटाने के लिए ढक्कन वाले और विशेष रंग वाले अलग अलग डस्टबिन उपलब्ध है। इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर दे देना है हाँ या नहीं में। 20 नंबर सवाल है कि क्या निम्नलिखित में कौन सा विकल्प विद्यालय द्वारा मासिक धर्म अपशिष्ट के सुरक्षित उपचार निपटाने के लिए उपयोग किया जाता है। पर्याप्त जलने के तापमान को बनाए रखते हुए कार्यस्थल स्थिति में एक इंसिनेटर या प्राप्त विद्यालय के साथ अपशिष्ट को गहराई में दफनाने के लिए सुरक्षित निपटान। ठीक है, इसके अंदर देखिए कोई विशेष उपाय नहीं है, गहराई में दफनाना, इलेक्ट्रिक इंसिनेटर में निपटाना। तो आप जो विधि प्रयोग करते होंगे विद्यालय में अपने, उस पर आपको टिक आउट कर देना है। और ना लास्ट सवाल है कि शौचालय के मल या कीचड़ के निपटाने के लिए मुख्य तरीका क्या है। कोई विशेष उपाय नहीं है, कीचड़ खुले में छोड़ा जाता है, लीच मिट्स मौजूद ठोस ढक्कन के साथ मच्छरों से संपर्क और औसमिक रिसाव को रोकता है, सेप्टिक टैंक, बायो टैबलेट, सीवर लाइन। तो आपके अंदर जो भी ऑप्शंस आपके स्कूल में हो
आप उस पर टिक आउट कर देंगे। देखिए हमने ये चरण भी पूरा कर लिया है। यहाँ पे फिर से डैशबोर्ड पे जाएंगे और आप देख पाएंगे कि हमारे 2 चरण पूरे हो गए हैं। इसके बाद तीसरा सर्वे आपका है साबुन से हाथ धोना। इसको हम लोग शुरू करते हैं। 22 नंबर सवाल है कि क्या विद्यालय में शौचालय उपयोग के बाद हाथ धोने की सुविधा उपलब्ध है? तो इसमें तो हर विद्यालय में होता ही ऑलमोस्ट, ठीक है। तो शौचालय के पास हाथ धोने की कोई सुविधा नहीं है। शौचालय के पास पानी की व्यवस्था के साथ वॉश बेसिन या हाथ धोने का स्थान है। प्रत्येक शौचालय के अंदर पास में बहते पानी के साथ वॉश बेसिन। तो अकॉर्डिंग टू स्कूल आप अप्रोप्रिएट ऑप्शन पे सेलेक्ट करिए। नेक्स्ट है क्या विद्यालय में शौचालय उपयोग के बाद हाथ धोने के लिए साबुन उपलब्ध कराता है? साबुन उपलब्ध नहीं है। मांग पर साबुन उपलब्ध कराया जाता है। सभी हाथ धोने का स्थान पर समय साबुन उपलब्ध रहते हैं। तो आपके विद्यालय में जो सुविधा हो उसके अकॉर्डिंग आप लोग टिक आउट कर देंगे। देखिए इसमें गलत नहीं फील करना है। क्या विद्यालय में पीएम पोषण दोपहर के भोजन के पहले हाथ धोने की ऐसी सुविधा है जहां एक साथ कई बच्चे हाथ धो सके? तो आपके हिसाब से जो सुविधा हो आप वहां पे टिक आउट कर देंगे। क्या विद्यालय पीएम पोषण में दोपहर भोजन के पहले हाथ धोने के लिए साबुन उपलब्ध कराता है? तो उपलब्ध है। उपलब्ध नहीं है, मांग पर साबुन उपलब्ध कराया जाता है। तो जो ऑप्शन हो वो आप यहाँ पे टिक आउट कर देंगे। इसके बाद है क्या सभी बच्चे पीएम पोषण में दोपहर के भोजन के पहले साबुन से हाथ धोते हैं? हाँ नहीं। और लास्ट क्वेश्चन है इसमें क्या विद्यालय में हाथ धोने की सुविधाओं की ऊंचाई विभिन्न आयु के वर्ग के बच्चों के अनुकूल है? तो देखिए यह नल की जो सुविधा है क्या हाइट के अकॉर्डिंग है या नहीं, ये आपको यहाँ पे देख लेना है, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शंस चूज कर लेना अगर आपके स्कूल में। देखिए इस तरीके से हम लोगों ने तीसरा भी चरण पूरा कर लिया है सर्वे का। इसके बाद देखिए चौथा चरण है आपका संचालन एवं रखरखाव। इसके अंदर देखिए क्या है 28 नंबर क्वेश्चन है कि क्या विद्यालय में प्रत्येक कक्षा रसोई क्षेत्र और अन्य सामान कचरा उत्पन्न करने वाले स्थानों पर पर्याप्त डस्टबिन प्रदान कराता है? हाँ नहीं। तो इसमें अगर आपके यहाँ डस्टबिन उपलब्ध है तो हाँ डालिए। नेक्स्ट है क्या विद्यालय स्रोत पर कचरे का पृथक्करण करता है, जैविक कचरा और अजैविक कचरा? तो यहाँ भी आप टिक आउट कर लेंगे। 30 नंबर सवाल है क्या विद्यालय अपना जैविक कचरा गीला कचरा स्वयं कंपोस्ट करता है? कोई विशेष उपाय नहीं है। यदि हाँ या बाहरी एजेंसी को दिया जाता है या फिर हाँ विद्यालय परिसर में ही है। तो अगर आपके पास जो सुविधा हो उसके अकॉर्डिंग आप टिक आउट करेंगे। विद्यालय अपने अजैविक कचरे सूखा कचरा का निपटान कैसे करता है? कोई उपाय नहीं है, कहीं भी फेंक देते हैं, स्कूल परिसर में गाड़ देते हैं या नगर पालिका पंचायत द्वारा संग्रहण होता है। तो इसका जो ऑप्शन हो उसको टिक आउट कर ले आप। क्या विद्यालय परिसर स्वच्छ है, कचरा रहित? हाँ ना। तो इसमें सभी लोग हाँ ही लगाइएगा। इसके बाद क्या विद्यालय परिसर जल भराव से मुक्त है? इसमें भी सही ऑप्शन अगर आप बाढ़ग्रस्त इलाके से हो जहां जल की समस्या हो तो उसको जरूर लिखिए। क्या विद्यालय परिसर में पोषण बगीचा, रघुवंश बगीचा, उससे बगीचा है? हाँ नहीं, इसमें से टिक लगा लेंगे आप। क्या कक्षा और शिक्षण क्षेत्रों की प्रतिदिन सफाई होती है? ये तो जरूर हाँ लगाइएगा। शौचालयों की सफाई कितनी बार की जाती है? कोई निर्धारित समय सारणी नहीं है, सप्ताह में 1 बार, सप्ताह में 2 बार, प्रतिदिन। तो शौचालय की सफाई अगर प्रतिदिन होती तो प्रतिदिन, अगर सप्ताह में 1-2 दिन बार होती तो 1-2 बार लगाइए। क्या शौचालय की सफाई उपयुक्त सफाई सामग्री से की जाती है? केवल पानी से? सप्ताह में कम एक साबुनिक पदार्थ? सप्ताह में कम से कम 2 बार साबुनिक पदार्थ या प्रतिदिन? तो जो आपके पास सही ऑप्शन है वो लगाइए। स्कूल में शौचालय की सफाई और रखरखाव की निगरानी कौन करता है? किसी विशेष व्यक्ति द्वारा नहीं होती है, शिक्षकों, कर्मचारियों और बाल संसद के छात्रों के द्वारा। तो अपने जी हाँ ये जरूर लगाइए। इसके बाद है आपका कि क्या स्कूल नियमित रूप से शौचालय के फिटिंग और फिक्सर जैसे नल, फ्लशिंग सिस्टम, ड्रेनेज पाइप, ओवरहेड टैंक, वॉश मशीन आदि की देखभाल और रखरखाव करता है? तो अगर इसके लिए आप देखिए आपके पास क्या सही में ऐसी व्यवस्था है तो हाँ, नहीं तो फिर नहीं पे आप लगाएंगे। और लास्ट क्वेश्चन है क्या स्कूल प्रबंधन समिति नियमित रूप से अपनी बैठकों के स्कूल में वॉश तथा उनके संचालन और रखरखाव से संबंधित मुद्दों की समीक्षा और समाधान में भागीदारी करता है? ये स्कूल जो प्रबंधन समिति होती है उसकी बात हो रही है, तो ऑब्वियसली इसको हाँ लगाइए। तो इस तरीके से देखिए हमने ये चौथा चरण था शायद हमारा, वो भी हमने पूरा कर लिया है। ठीक है, हमारे पास 2 सर्वे और बचे हुए हैं। जी हाँ, लास्ट के 2 सर्वे बचा हुआ है। हमारा अगला सर्वे है बिहार परिवर्तन एवं क्षमता निर्माण। इसके अंदर 41 नंबर सवाल है कि क्या विद्यालय में कम से कम 2 शिक्षक स्वच्छता और स्वच्छता व्यवहार शिक्षा में प्रशिक्षित है?
हाँ नहीं इसमें से आपको टिक लगाना है कि कम से कम कितने शिक्षक और स्वच्छता है, तो जी हाँ इसमें कम से कम हाँ जरूर लगाइएगा। इसके बाद का सवाल है कि बाल संसद छात्र नेतृत्व वाली संस्था, समूह या क्लब जो स्वच्छता और स्वच्छता अभ्यास को बढ़ावा देने में सक्रिय भूमिका निभाता है, उसकी व्यवस्था है कि नहीं है? ये जरूर हाँ होनी चाहिए हर विद्यालय के अंदर। अगर नहीं है तो आप लोग जरूर इसको पूरा कर लीजिए हाँ लगा के। इसके बाद है कि पीएम पोषण जो पूर्व मध्याह्न भोजन लंच से पहले छात्रों और रसोई द्वारा साबुन से दैनिक हाथ धोने का अभ्यास की निगरानी करता है कोई विशेष नहीं, शिक्षक कर्मचारी सदस्य या शिक्षक कर्मचारी और बाल सदस्य के समर्पित टीम। तो इसमें भी आप अपने अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट ऑप्शन चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि क्या विद्यालय सुबह की सभा और स्कूल क्लब अनियमित छात्र सम्मेलनों कार्यक्रम में हाथ धोने के प्रति जागरूकता सहित स्वच्छता और स्वच्छता व्यवहार शिक्षा प्रदान करता है? नहीं, हाँ मासिक, हाँ पखवाड़े में एक बार, हाँ साप्ताहिक। तो जो आपके पास ऑप्शन हो उसको आप लगा देंगे। अगला सवाल है क्या मासिक धर्म स्वास्थ्य प्रबंधन को उपयुक्त आयु के छात्रों के साथ नियमित रूप से चर्चा या शिक्षा दी जाती है कम से कम 3 महीने में एक बार? हाँ, या देखिए इसमें क्या है कि हाँ केवल लड़कियों के साथ, हाँ कि लड़के लड़कियां दोनों के साथ। तो ये आपके अंदर जो भी हो, अगर आप सिर्फ लड़कियों के साथ करते हैं तो सिर्फ लड़कियों को बताएं, अगर लड़के लड़के दोनों को शिक्षा देते हैं दोनों को बताइए। नेक्स्ट है क्या विद्यालय स्वच्छता और स्वच्छता व्यवहार पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रतियोगिताएं, निबंध, चित्रकला, भाषा आदि उपयोग कराता है? वार्षिक आधार पे, छमाही आधार पे, त्रैमासिक आधार पे। तो इसके आपके यहाँ जैसे होता होगा आप लगा देंगे टिक। नेक्स्ट सवाल है कि क्या विद्यालय स्वच्छता शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जल स्वच्छता और स्वच्छता व्यवहार संबंधी पोस्टर और सामग्री प्रतिष्ठित उपयोग करता है, हाँ या नहीं? इसके अकॉर्डिंग आप लगा देंगे। ठीक है। 48 नंबर सवाल है कि क्या विद्यालय जल स्वच्छता और स्वच्छता व्यवहार पर अतिथि विज्ञान विशेषज्ञ वार्ता कार्यशालाएं सेमिनार या सत्र आयोजित करता है? नहीं, हाँ वार्षिक आधार पे, हाँ छमाही आधार पे, हाँ त्रैमासिक आधार पे। तो इसको भी सहेज दीजिए। और इस श्रेणी का अंतिम सवाल है कि क्या विद्यालय के पास सफाई जैसे सफाई निगरानी चेकलिस्ट, जल स्वच्छता तथा व्यक्तिगत स्वच्छता निगरानी के लिए कोई प्रणाली है? तो आपके अंदर अगर हाँ है तो हाँ लिखे, नहीं तो फिर नहीं पे आप टिक लगा देंगे। इस तरीके से देखिए हमने ये भी चरण पूरा कर लिया है और अब अंतिम चरण की ओर बढ़ेंगे जिसके अंदर हमारा मिशन लाइफ गतिविधियां है। तो चलिए इसको भी पूरा करते हैं। क्या विद्यालय में एक सक्रिय एवं कार्यशील इको क्लब, यूथ क्लब, गिकोल जो पर्यावरण में भूमिका निभा रहे का है? तो आपको पता है कि अभी इको क्लब में बार बार गवर्नमेंट करवा रही थी, ये हर विद्यालय के अंदर कहीं ना कहीं होगा। ठीक है, तो जो मिशन लाइफ के अंदर होगा तो इस पर जरूर टिक लगाइए। इसके बाद है कि क्या विद्यालय, क्या स्कूल के पास मिशन लाइफ से जुड़ी गतिविधियों का प्रमाण मौजूद है जैसा कि तय प्रारूप में पिछले प्रश्न में पूछा गया था? अगर आपका उत्तर खो गया तो कृपया फोटो सेक्शन में फोटो अपलोड करें। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर आपके लिए इको क्लब की गठन मिशन लाइफ के पोर्टल पर अपलोड की गई है तथा विद्यालय द्वारा कम से कम मिशन लाइफ गतिविधि का प्रमाण पत्र उपलब्ध है तो इसमें आप, अगर आपके पास होगा तो आप लगा देंगे, अगर नहीं होगा तो फिर नहीं सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट है क्या विद्यालय में कागज, जल, बर्तन आदि के संदर्भ में 5 रिड्यूस, रिफ्यूज, रिव्यू पर्पस साइकिल सिद्धांतों का व्यवहारिक उदाहरणों सहित प्रोत्साहित किया जाता है? ये ऑब्वियसली सारे स्कूल के लिए जरूरी है, इसको जरूर टिक आउट करिए। नेक्स्ट है कि क्या विद्यालय ने गत वर्ष जल लेखा परीक्षण, वाटर ऑडिट किया था? अगर आपके स्कूल ने किया हो तभी आप यस लगाएंगे, नहीं तो फिर आपको डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा। नेक्स्ट है क्या विद्यालय ने पर्यावरण संरक्षण से संबंधित प्रारंभिक गतिविधियों और प्रथाओं के अध्ययन और शिक्षण के लिए छात्रों का संलग्न किया है? तो ये नहीं किया तो आप लोग जरूर कर लीजिएगा यस लगा के, हाँ लगा के। अगला है कि क्या विद्यालय में विभिन्न क्षेत्रों में एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड लाइट स्थापित की गई है? तो ये हर विद्यालय में अब तो एलईडी ही होता है, इसको भी हाँ लगा दीजिए। 55 नंबर सवाल है क्या विद्यालय ने नवीनकरण ऊर्जा स्रोत के रूप में कार्यशील सौर पैनल स्थापित किए हैं? हाँ नहीं। आपके अंदर अगर सौर पैनल हो तो हाँ लगाएंगे, तो नहीं लगाएंगे। विद्यालयों ने उपकरण और उपयोग न होने पर फ्लग लाइट से बंद करने के उचित निर्देश जारी किए हैं और ऊर्जा संरक्षण की महत्व प्रथाओं को लागू किया है? तो इसमें अगर आपके क्या व्यवस्था है उसके अकॉर्डिंग आप ऑप्शन लगा देंगे। अगला सवाल है कि क्या विद्यालय सुरक्षित पर्यावरण सुरक्षता, स्वच्छता, जलवायु परिवर्तन शिक्षा, ज्ञान एवं कौशल को सभी छात्रों और स्तरों के लिए अनुकूल विधियों से पढ़ाई लिखाने की प्रक्रिया में सम्मिलित करता है जिसमें संवेदनशीलता पैदा करना, व्यवहार गतिविधियां, परियोजना, अनुभवात्मक शिक्षा शामिल है या नहीं? इसमें हाँ या नहीं, इसके अकॉर्डिंग आप टिक लगा देंगे। अगला सवाल है कि क्या विद्यालय ने पिछले 1 वर्ष में विद्यालय परिसर या आसपास के क्षेत्र में कम से कम एक पेड़ माँ के नाम, अभी देखिए जस्ट ये अभियान चल रहा है एक पेड़ माँ के नाम, तो ऑलमोस्ट सारे विद्यालयों ने इसको पूरा कर लिया होगा, तो इसको जरूर हाँ लगाइए। इसके बाद का सवाल है कि क्या विद्यालय ने उपयुक्त निर्देश जारी किए हैं आवश्यक कदम उठाकर परिसर में एक बार प्रयोग होने वाले प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है? तो आपको पता है कि प्लास्टिक पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है,
इसमें तो जरूर हाँ लगाइए। और अंतिम सवाल है इस श्रेणी का कि क्या विद्यालय जल संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए जल कुशल उपकरण और तंत्र जैसे नल में इरिगेटर या कम पानी खर्च करने वाले फ्लश सिस्टम का उपयोग करता है? तो अगर आपके पास ऐसा सिस्टम है तो आप लगाएंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। देखिए इसके बाद ये हो गया, और देखिए यहाँ पे एक अगला चरण एक्टिवेट हो गया क्योंकि हमने सारे चरण पूरे कर लिए। देखिए अगला चरण है फोटो अपलोड करने का। तो साथियों आज के वीडियो में हम लोग इसी चरण तक रहेंगे। हम इसके नेक्स्ट पार्ट में, चूंकि मेरे पास अभी सारे फोटोज उपलब्ध नहीं है, तो मैंने आपको दिखा दिया है ऑलरेडी कि क्या क्या फोटो अपलोड करने, हम उसके अगले चरण में फोटो अपलोड करेंगे। तो इसी तरीके से चैनल पे बने रहिए और सब्सक्राइब जरूर करिए अगर आपने चैनल को नहीं किया है तो।